सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सारे स्वस्थ होंगे, सारे मस्त होंगे, सारे हैप्पी होंगे, सारे हेल्दी होंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये लर्निंग सेशन। और इस लर्निंग सेशन में हम लोग सीख रहे हैं अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट हमने सीख रखा था और रेजिस्टेंस तक सीख रखे थे। ओके, एंड रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का मेजर पोर्शन है, जिसको हम किरचॉफ्स लॉ एक्सप्लेन करने के बाद सीखेंगे। ओके, उससे पहले हम करंट डेंसिटी, कलर कोडिंग हमने लास्ट में सीखा था। कलर कोडिंग का हमने आपको टेबल सेंड कर दिया, उस पर 2-3 प्रॉब्लम करवा देंगे आपको। और उसके बाद हम बात करते हैं करंट डेंसिटी की बात करेंगे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। आज के लेक्चर में मेजर पोर्शन यही होगा हमारा, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है जान ले, बैटरी क्या होता है जान ले उसको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक बार वीडियो की क्वालिटी चेक कर लेने दो, सही फोकस है या नहीं है। हाँ ठीक है। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या समझा था, सिंपल सा क्या होता है कि चार्ज जब मूव करता है तो स्पेस में करंट का कॉन्स्टिट्यूशन कर देता है। ओके, बेसिक क्या है करंट करने का मतलब, मोशन, चार्ज इन मोशन कॉन्स्टिट्यूट करंट। ओके, सो चार्ज मूव करेगा जिस भी रीजन से, जरूरी नहीं है कि कंडक्टर में ही मूव करे। ओके, अगर फ्री स्पेस में भी चार्ज मूव कर रहा है तो वहां पे जिस रीजन में वो मूव कर रहा है वहां पे करंट होता है। ओके, सो चार्ज इन मोशन कॉन्स्टिट्यूट करंट, ये याद रखेंगे। जरूरी नहीं है कि कंडक्टर में ही मूव करेगा, तो अगर फ्री स्पेस में भी मूव करेगा तो वहां पे करंट होगा। ठीक है भाई, तो हमने करंट में देखा था क्या कि अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं। मान लो बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी के बारे में बाद में समझेंगे। तो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस V प्रोवाइड करा रहा है तो इसका पोटेंशियल जो हो जाता है इस एंड का V हो जाएगा, ये 0 हो जाता है। ओके, जनरली हम 0 मानते हैं, जरूरी नहीं कि 0 ही हो, ये कुछ भी हो सकता है। इस दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी में बाद में इसको समझेंगे। तो इसके क्रॉस, कंडक्टर के क्रॉस क्या हो जाता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, V/L। अगर इसका लेंथ जो है L है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा V/L होता है, जो कि नॉन जीरो होता है। आपको पहले ही बता दिया गया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, बट करंट इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा। ये क्या होगा, दोनों टर्मिनल, दोनों एंड के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है, देन V/L क्या हो जाएगा, V/L जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोल सकते हो। ओके, इतना समझ गए थे आप। अब करंट का डायरेक्शन, अगर करंट फ्लो करता है कंडक्टर में, करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज जो है प्लस E जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज तो होता ही नहीं है, क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है एक्चुअल में। तो फ्री इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है, एक्चुअल में फ्री इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट मूव करता है। बट ऐसा एज्यूम किया जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव चार्ज जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा। डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ओके, सो ये आप क्लियर थे इसमें। और I को हम क्या लिखते हैं, बेसिकली इंस्टेंटेनियस करंट की बात करते हैं तो I इक्वल टू होता है लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा Q बाय डेल्टा t, रेशियो ऑफ चार्ज फ्लोन टू टाइम इंटरवल। और ये जो है नॉर्मल इंस्टेंटेनियस करंट की बात करेंगे तो ये हो जाता है आपका लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 होना चाहिए। I इंस्टेंटेनियस को dq बाय dt समझते हैं, एंड I एवरेज जब होता है तो इस केस में टोटल डेल्टा Q बाय डेल्टा t। इस पे न्यूमेरिकल भी हम लोग एक कर रखे, उसको अच्छे से समझ रखे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम आज बात करेंगे इसके अलावा ओम्स लॉ की बात करते तो V इक्वल टू IR होता है। I क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, जो कि नाइदर पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है नॉर करंट पे डिपेंड करता है। ये पॉइंट भी हम लोग नोट कर लिए थे। ओके, इसके रिगार्डिंग और भी पढ़ेंगे। R इक्वल टू होता है रो L बाय A। इसके रिगार्डिंग हम लोग बात कर रखे थे कि रेजिस्टेंस जो है किस तरह से लेंथ के अकॉर्डिंग वेरी करता है और किस तरह से क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस पर डिपेंड करता है। ओके, और नेचर ऑफ मटेरियल जिसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं उस पे डिपेंड करता है, ना कि V पे डिपेंड करता है, ना कि I पे डिपेंड करता है। ये हम
बातें समझ रखे थे। ओके, और स्ट्रेचिंग करते हैं कंडक्टर को तो लेंथ दुगना हो गया तो रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन हम कर रखे थे। अगर लेंथ में x% चेंज हुआ है तो r में कितना परसेंट चेंज होगा, इस तरह के क्वेश्चन कर रखे थे। नाउ हम बात करेंगे करंट डेंसिटी का। ओके, सो करंट डेंसिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले याद रखेंगे करंट डेंसिटी जो है बेसिकली क्या बताता है कि विद इन द कंडक्टर जो है चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो करता है और कंसंट्रेशन और किसी क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस किस कंसंट्रेशन के साथ चार्ज फ्लो करेगा। ओके, सो बेसिकली ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये याद रखेंगे। इट इज वेक्टर क्वांटिटी and is defined as ratio of current to cross sectional area of conductor in which direction of flow of current क्या होता है, flow of current is perpendicular to cross sectional area। ओके, सो मान लो कि ये हमारा क्या है, कंडक्टर है कोई भी, चलो भाई, तो इससे करंट फ्लो कर रहा है जी, करंट फ्लो कर रहा है। ओके, अब इसके अक्रॉस इसमें कहीं पर भी कोई क्रॉस सेक्शन है। ओके, इस तरह से क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है जो कि करंट के डायरेक्शन ऑफ फ्लो के परपेंडिकुलर है, इसका एरिया ए है, तो करंट डेंसिटी जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होता है I बाय ए। क्या होता है, I बाय ए होता है। अगर इसमें ही अगर मान लो कि ये कंडक्टर है, ओके, ये कंडक्टर है आपका। सो इस केस में मान लो कि एरिया अगर ये है, इसका एरिया वेक्टर देखेंगे तो एरिया वेक्टर जो है, इसका एरिया वेक्टर ये इस तरह से होगा करंट के डायरेक्शन में, और इसमें एरिया वेक्टर जो होगा इस तरह से। ओके, सो ये है आपका एरिया ए, इसको A1 बोल देते हैं, इसका एरिया A1। सो इसका अगर देखेंगे तो इसका देखेंगे परपेंडिकुलर एरिया जो प्रोजेक्टेड होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। मान लो कि इसको इस तरह से बोतल है और इसको इस प्लेन में कट करते, तो ये हो गया A1। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो ये वाला प्लेन में होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस प्लेन में होगा, तो इस प्लेन में ये वाला जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा इसकी बात करेंगे। ओके, तो ये वाला एरिया जो होगा इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका A1 इसकी बात वेक्टर में लिखे तो ये A1 ये वेक्टर में ही रिप्रेजेंट करते हैं। एक कैप हटा के वेक्टर में रिप्रेजेंट करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। या यहाँ पे एक कैप है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे वेक्टर में। सो एरिया वेक्टर ए है, तो ये एरिया वेक्टर A1 cos थीटा हो जाएगा, A1 cos थीटा। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो A1 cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पे वेक्टर नहीं लगाते। ओके, सो ये देखो यहाँ पे इस केस में क्या था, यहाँ पे इस केस में देखो तो इस केस में जो है करंट का भी डायरेक्शन इधर है, करंट का तो डायरेक्शन होता नहीं है, तो करंट डेंसिटी की बात करेंगे तो
तो करंट डेंसिटी भी इधर है और एरिया वेक्टर भी क्या है, इधर ही है। एरिया वेक्टर भी जो है इधर ही है। ओके, इस केस में देखेंगे तो करंट डेंसिटी जो है, इस केस में देखिए तो करंट डेंसिटी तो इधर है, करंट डेंसिटी वेक्टर, और एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो ये जो है एरिया वेक्टर इधर है। ओके, एरिया वेक्टर जो है इधर है A1, और दोनों के बीच का एंगल जो है थीटा, दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। सो इस केस में अगर जब हम I लिखते हैं तो I इक्वल टू ये वाला जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर cos थीटा, A इक्वल टू A1 cos थीटा लिख दे तो I इक्वल टू हम लिख सकते हैं J इंटू A1 cos थीटा, और इसका मतलब I इक्वल टू हम लिख सकते हैं J डॉट A1, दोनों को वेक्टर में लिखेंगे तो J डॉट A1। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ करंट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट। आपको पहले ही बताया गया था करंट जो होता है नीदर स्केलर नॉट वेक्टर, लेकिन अगर इस टर्म में देखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, तो करंट क्या होता है, करंट होता है आपका, करंट जो होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। करंट डेंसिटी को J से रिप्रेजेंट करते हैं एंड एरिया वेक्टर जनरली हम A को अगर A1 को A से रिप्रेजेंट करें तो I इक्वल टू लिखोगे J डॉट A। यहां से देखें तो आप वो कहोगे करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, चलिए, सो आई होप कि यहां तक समझ गए करंट डेंसिटी और करंट में रिलेशनशिप। ओके, तो करंट डेंसिटी की बात करेंगे तो ये क्या है, अगर मान लो कि इसमें एग्जांपल लेंगे, टिपिकल एग्जांपल, कि ये मान लो कि कंडक्टर है, वेरिंग क्रॉस सेक्शन का, क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर रहा है, तो इसके क्रॉस आपने बैटरी कनेक्ट किया, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करे आपने, तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराया आपने, तो 3 पॉइंट ले लेते हैं A B C। अगर करंट की बात करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस है, करंट तो जो यहां से एंटर करेगा करंट, वही करंट यहां से बाहर जाएगा, जो करंट यहां से एंटर करेगा वही करंट यहां से बाहर जाएगा। तो करंट अगर तीनों पॉइंट पे बात करें, करंट की बात करें तो I at point A should be equal to I at point B should be equal to I at point C। बट क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, तो इस केस में जहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा वो क्या होगा, वहां पे करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो JA इज क्या हो जाएगा, लेस देन JB इज लेस देन JC, एज क्या है, एरिया ऑफ A is greater than area of B is greater than area of C। ओके, सो ये पॉइंट याद रखेंगे कि अगर कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपने प्रोवाइड कराया तो करंट तो हर एक पॉइंट पे सेम ही होगा, बट क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर वेरी करता है तो ये क्या होगा कि करंट डेंसिटी वेरी करेगा। तो करंट डेंसिटी को आप कंसीडर कर सकते हो क्या कि स्ट्रीम लाइन के टर्म में कंसीडर कर सकते हो। ओके, इट कैन बी, करंट डेंसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज स्ट्रीम लाइंस। ओके, स्ट्रीम लाइंस इन, जैसे वाटर फ्लो में स्ट्रीम लाइंस होता है वैसे ही यहाँ पे करंट डेंसिटी का लाइन होगा। सो करंट डेंसिटी tells about how charges flow या move inside conductor and
can be represented as streamline. ओके, मान लो कि ये कंडक्टर है. ओके, सो इस तरह से करंट डेंसिटी देखेंगे तो करंट डेंसिटी इस तरह से होगा. ओके, सो इस तरह से करंट डेंसिटी होगा. करंट डेंसिटी की बात करेंगे तो इस तरह से ये करंट डेंसिटी होगा जी. ओके, सो इस केस में यहां पर देखेंगे तो क्या हायर द करंट डेंसिटी, हायर द करंट की बात करेंगे? नहीं, करंट तो सब जगह इक्वल ही है, करंट सब जगह इक्वल है, बट करंट डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या होगा, इसका हमें आंसर मिलेगा अब जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें. ओके, सो डायरेक्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशनशिप होता है उसकी बात करेंगे तब. चलिए, सो ये तो आपको करंट डेंसिटी आपको समझ में आ गया. नाउ सिंपली आप इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम होगा. आपको एरिया वेक्टर दे दिया, करंट डेंसिटी का वेक्टर दे दिया, तो करंट क्या होगा. सिंपली आप कर सकते हो एग्जांपल, जैसे कि दे दो करंट डेंसिटी जो है आपका 3I + 2J + 4K एंड एरिया वेक्टर जो है आपका इसको हम बोल देते हैं एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एंड ये है आपका 5I - J + K. ओके, मीटर स्क्वायर. तो करंट की बात करेंगे I = व्हाट, तो I = क्या होगा J.A. दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिखना आता है. I का जो कोफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसमें ऐड करेंगे J का जो कोफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसमें ऐड करेंगे K का जो कोफिशिएंट होगा 4 × 1, ये हो गया आपका 15 - 2 + 4, तो ये हो गया आपका 13 + 4 17 एम्पियर हो गया. आप फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो इसको, इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए, ना हम बात करेंगे डायरेक्ट वेलोसिटी. ओके, मान लो कि ये कोई कंडक्टर है और कंडक्टर में क्या होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ह्यूज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है n, जिसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको बोला जाता है चार्ज कंसंट्रेशन. चार्ज कंसंट्रेशन. ओके, सो ये होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, चार्ज पर. सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. ओके, सो ये बेसिकली होगा, n की बात करें तो 10⁻² मान लेते हैं कि 25 या फिर 28 पर मीटर क्यूब ऐसा लिखा रहेगा. मतलब कि 1 मीटर क्यूबिक मीटर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा 10⁻28 ऐसा होगा. ओके, इस तरह से लिखा रहेगा आपको. सो 10⁻28 क्या है, ह्यूज नंबर है, हमारी काउंटिंग भी उतनी नहीं हो पाती है अच्छे से. सो चलो, अब क्या है कि अगर कोई कंडक्टर है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन छुट्टा सांड होता है. ओके, सो अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है कंडक्टर के क्रॉस, तो इसके पास टेम्परेचर के कारण थर्मल एनर्जी होता है और ये कैसे भी मूव करता रहता है. ओके, कैसे भी मूव करता रहता है. तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है,
तो वो फ्री होता है मूव करने के लिए और रैंडम मोशन होता है उसका, और वो क्या है किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है। लेकिन उसका नेट डिस्प्लेसमेंट ओवर द टाइम इंटरवल, सिग्निफिकेंट टाइम इंटरवल के बाद अगर उसका नेट डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो 0 होता है। ओके, सो इन नॉर्मल at normal temperature या at in usual conductors free electron moves in random direction and collides with atom or molecule or another free electron. Over the significant टाइम पीरियड नेट डिस्प्लेसमेंट जो होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है इज कंसीडर्ड एज 0। ओके, जहां से चला था वहीं पे पहुंच गया, जहां से चला था वहीं पे पहुंच गया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो है इस केस में 0। एक इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, सबका रैंडम मोशन होता है, सब एक दूसरे से कोलाइड करते रहता है, लड़ते झगड़ते रहता है, कभी एटॉम से, कभी मॉलिक्यूल से, कभी आपस में फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, तो उसका अगर किसी सिग्निफिकेंट टाइम इंटरवल के बाद उसका नेट डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो वो लगभग 0 ही होता है। सो इस केस में नेट मूवमेंट ऑफ चार्ज 0 होता है। सो करंट जो होगा, नेट मूवमेंट ऑफ चार्ज, नेट चार्ज मूवमेंट की बात करते हैं तो ये 0 होता है। सो करंट क्या होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट इसके अक्रॉस ही इसको चार्ज कंसंट्रेशन को आप ध्यान रखेंगे, क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही होता है, सेमीकंडक्टर में 2 होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव होल्स, एंड इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, 2 टाइप के चार्ज कैरियर होते हैं, लेकिन कंडक्टर में सिर्फ एक होता है, पहले भी आपसे मेंशन कर रखे। ओके, सो इस केस में देखेंगे तो नेट चार्ज मूवमेंट 0 होगा। सो लेकिन अगर आप मान लो कि ये कंडक्टर है और इसके अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस का एप्लीकेशन कर रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस का एप्लीकेशन कर रखा है कि ये इलेक्ट्रॉन है, मान ले ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ऐसा मूव करेगा, 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 ऐसा मूव किया, ऐसा मूव किया, तो यहां से चला और यहां पे आ गया। ओके, यहां से चला यहां पे आया। तो इस केस में इफ वी apply a potential difference across conductor, तो इस केस में ऐसा नहीं कि इसका रैंडम मोशन जो है खत्म हो गया, रैंडम मोशन खत्म नहीं हुआ। ओके, वो रैंडमली ही मूव करेगा, इधर से उधर कोलाइड करते हुए ही मूव करेगा, बट उस केस में थोड़ा सा वो डिस्प्लेस हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है, तो हम एज्यूम करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में, राइटवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हुआ है। तो इस केस में नेट डिस्प्लेसमेंट जो होता है
नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये जो होता है इट इज नॉट इक्वल टू 0. सो देयर इज resultant movement of charge inside conductor. So there is current. Okay, so there is current. अब इस केस में देखो, इसको यहां तक समझ गए कि रैंडम अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो रैंडम मोशन होता है. रैंडम मोशन तब भी रहेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे. लेकिन क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट जो है प्रीवियस केस में 0 कंसीडर किया जाता है और जो है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होता है इस केस में नॉन जीरो होता है. तो ऐसा माना जाता है कि चार्ज जो है इस केस में मूव कर रहा है. जब पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर देते हैं तो चार्ज इस केस में फाइनली अल्टीमेटली या कंसिक्वेंटली क्या करता है, मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर आप इधर पोटेंशियल डिफरेंस दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, V/L होगा. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चार्ज जो है मूव करता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज, चार्ज करने का मतलब पॉजिटिव चार्ज. ओके, और सो देयर इज अ करंट, देयर इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ करंट इनसाइड कंडक्टर होता है. ओके, और तो इसको आप समझो किस तरह से चार्ज मूव करेगा. सो ऐसा एज्यूम किया जाता है, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है इधर मूव करेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका पोटेंशियल V, इसका 0 है. ओके, so on application of potential difference across conductor, it is supposed that positive charge moves in direction of electric field, or current with constant velocity. However, वेलोसिटी कांस्टेंट एज्यूम किया जाता है. क्या एजम्पशन होता है कांस्टेंट वेलोसिटी का? कांस्टेंट वेलोसिटी तो होगा नहीं, क्योंकि अगर चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पे फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो वहां पर एक्सीलरेशन होगा ही होगा. एक्चुअल में एक्सीलरेशन के साथ मूव करता है, बट क्या होता है, कोलाइड भी करते रहता है. ओके, सो दिस कांस्टेंट वेलोसिटी is called as drift velocity. Okay, so drift velocity का another way में कह सकते हो, on application of potential difference across conductor, minimum नहीं बोल सकते, constant velocity with which free electron or charge is assumed to move within conductor is known as drift velocity. Okay, so drift velocity का another way में भी हम बोल देते हैं.
on application of potential difference across conductor constant velocity, a constant velocity with which charge is assumed to move within conductor is known as drift velocity. However, in actual में ऐसा नहीं होता है. Okay, so however in actual क्या होगा? Electron or charge accelerates and get collides, again accelerate, get collide, again accelerate, get collide. Okay, so collision करते हुए चार्ज जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है? मूव करता है. ओके, तो इसका एक्चुअल में जो डायरेक्शन भी है ना, वो डिफाइंड नहीं है किस डायरेक्शन में करेगा, किस तरह से ये मूव करेगा. लेकिन ये एज्यूम किया जाता है कि जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये स्ट्रेट मूव करेगा. ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट ही मूव करता है, बट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि स्ट्रेट मूव करता है. ओके, एजम्पशन है ये. और ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये चार्ज मूव करेगा ऑन एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, उस वेलोसिटी को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसमें ये याद रखेंगे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन रेज किया जाता है. ओके, सो इसको याद रखेंगे. तो अब इसमें और आगे मूव करते हैं. अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी का रिलेशनशिप चेक करते हैं. ओके, रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी. ठीक है भाई. सो मान लेते हैं कि कंसीडर ए कंडक्टर, एक कंडक्टर को कंसीडर कर लेते हैं. ओके, सो कंडक्टर को कंसीडर किया हमने, तो हम मान लेते हैं कि ये जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर VD डेल्टा T, हम लेंथ ही मान लेते हैं कि VD है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेल्टा T. VD क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. एंड N क्या होगा? चार्ज कंसंट्रेशन और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, सो और A क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया. और I जो होगा करंट, I करंट होगा. सो इस केस में देखो तो वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर की बात करेंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर जो हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ होता है.
एरिया इंटू लेंथ, इसको L इक्वल टू वी डी टी टी। सो ये हो गया A इंटू वी डी डेल्टा टी। सो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर की बात करेंगे। तो ये क्या होगा N इंटू वॉल्यूम, तो ये हो गया N इंटू A इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी। चार्ज कंसंट्रेशन इंटू वॉल्यूम क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। टोटल चार्ज की बात करेंगे तो टोटल चार्ज क्या होगा, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ चार्ज N इंटू A इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी, टोटल नंबर ऑफ चार्ज इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। E क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। सो ये हो गया आपका डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू हो गया आपका एन ए वी डी एन ई ए वी डी डेल्टा टी। चलो जी, सो करंट इन कंडक्टर की बात करेंगे तो ये बच्चे देखो डेल्टा क्यू, तो ये डेल्टा क्यू जो है यहां से चलकर यहां तक पहुंच जाएगा डेल्टा टी टाइम में। इतना चार्ज जो है डेल्टा क्यू, ये क्या है, डेल्टा टी टाइम में यहां से चलकर यहां तक पहुंच जाएगा। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन को जो है डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज क्रॉस किया है, किसी भी क्रॉस सेक्शन को डेल्टा क्यू चार्ज जो है डेल्टा टी टाइम में क्रॉस कर रहा है, तो करंट क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। आप पॉज करके ये सारा नोट कर लोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। सो एज डेल्टा क्यू चार्ज क्रॉसेस एनी क्रॉस सेक्शन इन डेल्टा टी टाइम, ओके। सो करंट इन कंडक्टर की बात करेंगे। करंट इन कंडक्टर ये I इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू क्या लिखा था, एन ई वी डी ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कर देते। सो I इक्वल टू हो गया एन ई वी डी ए। सो ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे, ओके। एन ई वी डी, एन क्या होता है, चार्ज कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। ई क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वी डी, ओके। और एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो यहां से ही देखो आई बाय ए को हम क्या लिख सकते हैं, एन ई वी डी लिख सकते हैं। आई बाय ए को हम क्या लिख सकते हैं, एन ई वी डी लिख सकते हैं। बच्चे इसको भी याद रखोगे, ये रिजल्ट है हमारा, तो इसको आप नोट कर लोगे अच्छे से। चलिए, सो ये हो गया हमारा I बाय ए क्या होता है, I बाय ए क्या होता है, J होता है। इट मीन करंट डेंसिटी J इक्वल टू क्या होगा, N इंटू E इंटू वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये रिलेशनशिप आ गया, रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी, यही होता है, ओके। और J इक्वल टू I बाय ए, ये वाला भी याद रखोगे, N E V D A, N टाइम E टाइम V D टाइम A, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखोगे, ठीक है बच्चे। और भी इसमें रिलेशनशिप हम लोग फाइंड आउट करेंगे, चलिए ठीक है। सो ये आपने नोट कर लेना है इसको ना। हम बात करेंगे और क्या बात करेंगे, J इक्वल टू एन ई वी डी होता है। अगेन एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी की बात करते हैं।
वहां पे हम मिस कर गए थे शायद। VD, ये ठीक है, रहने दो। रिलेशनशिप बिटवीन VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो जी, ये कंडक्टर है हमारा और इसके क्रॉस आपने क्या किया है, पोटेंशियल डिफरेंस का एप्लीकेशन किया है। ये V है, इसका मतलब ये V हो गया, ये 0 हो गया। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इक्वल टू V/L। अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर L है तो E इक्वल टू V/L। अब इसमें दो चार चीजें छोटे छोटे वहीं पे हमें मेंशन करने थे, हमने भूल गया। ओके, सो अभी कर लेते। सो ये देखो, यहाँ पे दो चार चीजें हम बात करेंगे। सबसे पहले रिलैक्सेशन टाइम एंड मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, इसको हम लैम्डा बोलते हैं। हमने बताया था कि इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का या पॉजिटिव चार्ज का अगर हम देखेंगे तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का रैंडम मोशन होता है, रैंडम मोशन होता है। ओके, सो कोलिजन होते रहता है। सो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में कोलिजन होगा, इलेक्ट्रॉन और एटॉम में भी कोलिजन होगा, एटॉम और मॉलिक्यूल है उसमें भी कोलिजन होगा। ओके, ठीक है भाई। सो चार्ज जो है आपस में क्या होता है, लड़ते झगड़ते रहता है, कोलिजन होते रहता है। तो मीन फ्री पाथ की बात करते हैं तो दो कोलिजन के पहले एक कोलिजन हो गया, उसके बाद नेक्स्ट कोलिजन तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है चार्ज, उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। और दूसरा होता है एक रिलैक्सेशन टाइम। तो एक कोलिजन और दूसरे कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम, मतलब इतने देर के लिए रिलैक्स है और फिर जिससे ये कोलाइड करेगा, झगड़ा करेगा। ओके, सो ये दो टर्म याद रखेंगे। क्या, दो कोलिजन के बीच में बिटवीन टू कोलिजन जो है डिस्टेंस जो कवर करेगा उसको हम मीन फ्री पाथ बोलेंगे। और बिटवीन टू कोलिजन जितने देर के लिए टाइम इंटरवल दो कोलिजन के बीच वो रिलैक्स करेगा चार्ज, उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। मीन फ्री पाथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। सो इट इज डिस्टेंस covered by charge. It is distance covered by charge between two collision. Okay, and दूसरा होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम जिसको हम टॉ से डिनोट करते हैं। किससे? टॉ से। तो ये क्या होगा, it is time interval between two collision. It is time interval between two collision. तो ये दो जो है टर्मिनोलॉजी आप समझ गए कि कोलाइड तो करता है, पहले से ही बता दिया गया था आपको। तो दो कोलिजन के बीच में कुछ तो डिस्टेंस का ट्रेवल करना पड़ेगा, उसको हम मीन फ्री पाथ बोलते हैं। और दो कोलिजन के बीच में कुछ तो टाइम इंटरवल होता होगा तो उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ओके, चलिए ठीक है जी। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा और कितना टाइम होगा, इसके लिए हम डेरिवेशन करते हैं। और उसके अलावा एक और बात कि सारे इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम मोशन में इधर उधर ऐसे तैसे मूव करते रहता है। तो उसका सारे इलेक्ट्रॉन का अगर हम एवरेज वेलोसिटी बात करेंगे एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो इनिशियली एट रूम टेम्परेचर पे अगर सारे इलेक्ट्रॉन का और सारे फ्री इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है उसका एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो क्या होगा, 0 होगा। ओके, सो इसकी बात करें तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ all the electron
इनिशियली जो होगा इज 0 या इनिशियली एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे इज 0 एज ईच इलेक्ट्रॉन और चार्ज की बात करेंगे ईच इलेक्ट्रॉन्स कीप मूविंग विथ random velocity. ओके, सो V एवरेज की बात करेंगे बच्चे, तो V एवरेज जो होगा V एवरेज की बात करेंगे तो ये V एवरेज को हम एज्यूम करते हैं 0। चलो, अब जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिए तो फोर्स लगता है कंडक्टर पे, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, कितना लगेगा? F इक्वल टू माइनस ई बाय लगेगा। सो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा आपका A इक्वल टू, आप बात करोगे तो F बाय एम लिखोगे, तो ये हो गया आपका माइनस ई बाय एम। ठीक है जी बच्चे। सो एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं? dv बाय dt, dv बाय dt। सो ये होता है माइनस ई बाय एम। ओके, सो dv बाय dt एक्सेलरेशन को लिखते हैं और इसको हम मिटा देते हैं। अब इसको मिटा या इसको मिटा दें? इसको मिटा देते हैं। सो अब यहाँ पे dv इक्वल टू देखेंगे बच्चे तो क्या लिख सकते हैं? माइनस ई एम बाय एम dt, और इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये जो होता है dv, और इसमें v एवरेज, इनिशियल v एवरेज होता है और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ये हो जाएगा माइनस ई बाय एम एंड dt 0 टू टॉ, 0 टू टॉ होता है। ओके, सो रिलैक्सेशन टाइम इंटरवल टॉ के लिए हम डिफाइन करते हैं। ओके, सो इस केस में Vd माइनस V एवरेज की बात करेंगे बच्चे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ई बाय एम, और ये हो गया टॉ, और V एवरेज तो 0 होता है, तो Vd माइनस 0 इक्वल टू माइनस ई बाय एम, और ये हो गया टॉ। ओके, इट मीन Vd इक्वल टू जो होता है बच्चे माइनस ई बाय एम इनटू टॉ। ओके, तो एक जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशनशिप इलेक्ट्रिक फील्ड और रिलैक्सेशन टाइम इंटरवल उसके टर्म में भी आपको मिल गया बच्चे। सो ये Vd की बात करेंगे, Vd का मैग्नीट्यूड ऑफ Vd, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन का है इसीलिए माइनस लगा हुआ है। अगर पॉजिटिव चार्ज का होगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन का है इसलिए माइनस लगा हुआ है, और पॉजिटिव चार्ज का होता तो प्लस हो जाता है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हो जाएगा आपका Vd इक्वल टू ये हो जाता है आपका ई बाय एम इंटू टॉ। ओके, अगेन हम क्या करते हैं? इसको एक्सप्लोर करते हैं, इसको और भी एक्सप्लोर करते हैं हम लोग। चलो, तो इसको स्ट्रक्चर मॉडल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में, सो ये तो वही पढ़ रहे हैं हम लोग। ऑल्सो
ऑल्सो आप क्या लिखते हो, VD आपने लिखा VD इक्वल टू E बाय M इंटू टॉ लिखा, एंड I इक्वल टू NE VD इंटू A लिखा। ओके, सो आप इसको जो है ऐसा भी लिख सकते हो, I को आप ऐसा भी लिख सकते हो, NE VD की जगह आप लिख सकते हो EE टॉ बाय M इंटू A। सो ये हो जाएगा I इक्वल टू, बात करेंगे आप तो ये हो गया NE स्क्वायर E, और इसको हम लिख दें M, और इसको हम लिख दें टॉ, तो है ही जी, टॉ भी लिख देते हैं इसको पहले, और उसके बाद A लिख देते हैं, उसके बाद E लिख देते हैं। चलो, सो ये हो गया आपका। एंड ऑल्सो अभी हमने लिखा था E को, क्या लिखा था, पोटेंशियल डिफरेंस V बाय L लिखा था। हमने क्या लिखा था, पोटेंशियल डिफरेंस V बाय L लिखा था बच्चे, बताओ हाँ या ना। सो यहां से देखो बच्चे, तो ये क्या हो गया आपका, I इक्वल टू, यहीं से देखो तो ये हो गया NE स्क्वायर टॉ बाय M। ओके, एंड ये हो गया आपका A, ठीक है, और E को हम V बाय L लिखते बच्चे, V बाय L लिखते। तो अब देखो यहाँ पे V बाय I अगर लिख दे तो इसको V बाय I को इधर ले जाए और ये जो है ऊपर ले जाए, तो L बाय A इंटू इसकी जगह पे देखेंगे तो M NE स्क्वायर टॉ है, M NE स्क्वायर टॉ है बच्चे। सो V बाय I को क्या लिखते हैं, ओम्स लॉ से आप जानते हो, ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ से आप जानते हो V बाय I जो होता है आपका, वो होता है R, एंड R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाय A। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी। सो यहीं पे देखो, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, रो L बाय A इक्वल टू L बाय A, और ये हो गया M बाय NE स्क्वायर टॉ। सो यहां से आपको मिलता है, यहां से आपको मिलता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी in terms of charge concentration, mass of charge NE squared tau, mass and कंडक्टिविटी जो होता है, वो कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। याद रखेंगे बच्चे, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इक्वल टू 1 बाय रो होता है, तो सिग्मा जो हो जाएगा NE स्क्वायर टॉ बाय M हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये कंडक्टिविटी का भी यहीं से डेरिवेशन आपको मिल जाता है। सो आई होप ये सारे डेरिवेशन समझ गए, एक बार नहीं 2 बार इसको देख लोगे, ध्यान रहेगा किस तरह से हमने डिराइव किया है। सो चलिए, और भी इसमें है एक। सो यहां पे हम सो इसको हम देखें तो I बाय A इक्वल टू हमने लिखा, ये क्या लिखा हमने, I बाय A इक्वल टू, हाँ I बाय A, ये ठीक है जी। तो यहां पे देखो ये जो हो गया आपका M बाय NE स्क्वायर रो। ऑल्सो अगेन चेक करते हैं, ऑल्सो आपने क्या लिखा, I इक्वल टू NE स्क्वायर टॉ बाय M। ओके, और ये जो है आपका यहां पे V बाय L की जगह आपने E लिखा, और यहां पर ये A है और ये E है,
तो इससे क्या होगा, I बाय ए जो होता है ये एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम इंटू ई लिख सकते हो। इससे I बाय ए की बात करेंगे तो J होता है करंट डेंसिटी और ये होता है रो, सॉरी 1 बाय रो इंटू ई। सो इसको भी याद रखोगे बच्चे, करंट डेंसिटी इक्वल टू ई बाय रो होता है। करंट डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, ई बाय रो होगा, ई बाय रो होगा। ठीक है बच्चे, करंट डेंसिटी, और इसको वेक्टर फॉर्मेट में भी याद रखेंगे। इसको अब हम मिटा देंगे। सो J इक्वल टू होगा, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, E बाय रो, ये याद रखेंगे। एंड 1 बाय रो क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है, तो J इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये भी याद रखोगे। सो यहां पर आपका जाके इस तरह के सारे डेरिवेशन याद रखेंगे। J इक्वल टू ई बाय रो, J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, J इक्वल टू क्या होता है एन ई वी डी, रो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं m बाय एन ई स्क्वायर ई, और टॉ लिखते एन ई स्क्वायर, टॉ होता है ई नहीं होता है, और इसका और रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो कंडक्टिविटी होता है। सारे जो है वहां पे याद रखेंगे, जितने भी बॉक्स में फॉर्मूले है उसको याद रखेंगे। चलिए, सो अगेन इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक जो प्रीवियसली हमने किया है क्वेश्चन। सो अगेन हम उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये वेरिंग क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर है और इसके क्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। ओके, तो ये इसका मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस V है। सो इसको हम एज्यूम करते हैं 0, तो ये हो जाएगा V। तो 3 पॉइंट है A B C। तो इस केस में क्या था, I A इक्वल टू I B इक्वल टू I C, तो होगा ही J A इज लेस देन J B इज लेस देन J C हो गया। ओके, एंड दूसरा रेजिस्टिविटी, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, हर जगह ईच पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। रो A इक्वल टू रो B इक्वल टू रो C, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। सो उसके अलावा हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड EA इक्वल इज लेस देन EB इज लेस देन EC, ये पॉइंट याद रखेंगे बच्चे। EA इज लेस देन EB इज लेस देन EC, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, वेरी करेगा, इसको याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। और उसके अलावा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी करंट डेंसिटी J इक्वल टू एन ई वी डी, एन चेंज नहीं हो सकता, E चेंज नहीं हो सकता, VD चेंज हो सकता है, तब J चेंज होगा। VD एट A इज लेस देन, ये हो जाएगा VD एट B इज लेस देन VD एट C। ओके, सो ये याद रखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो इस एग्जांपल में ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखोगे। चलो, सो इसमें और भी चीजें हैं। तो स्पीड ऑफ करंट और क्या कहते हैं स्पीड ऑफ चार्ज, दोनों अलग चीज है। जैसे ही कनेक्शन बनता है स्पीड ऑफ करंट का क्या होता है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पीड से करंट क्या करता है, फ्लो करता है। ओके, तो करंट का स्पीड अलग होता है और चार्ज का फ्लो करने का, मूव करने का स्पीड क्या होता है, अलग होता है। ओके, सो स्पीड ऑफ करंट इज डिफरेंट, ये पॉइंट याद रखेंगे। स्पीड ऑफ करंट इज डिफरेंट फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी चार्ज। स्पीड ऑफ करंट जो होता है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करंट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड जो कि लाइट की स्पीड है उससे ट्रेवल करता है, उस स्पीड से। बट ये जो है मोशन जो है कंडक्टर के अंदर, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पीड से ट्रेवल नहीं करता है, वो जो है जस्ट अपनी स्पीड ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ट्रेवल करता है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज 3 × 10⁻³ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो किलोमीटर 3 लाख में 5 होगा और मीटर में 8 हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बट स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड जो होता है अप्रोक्सीमेटली ये जो होता है 10⁻⁴ to 10⁻⁵ या 10⁻⁵ to 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ओके, एक सेकेंड में बहुत ही कम जो है ये ट्रेवल करता है। तो सिंपली जहां पे चार्ज मोशन करना स्टार्ट कर गया तो वहां पे क्या होता है, जैसे कि मान लो कि इसमें कंडक्टर है, ये स्विच है, तो जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, इंटायर जो सर्किट है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप हो जाएगा। इंटायर सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड से ट्रेवल करेगा, तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप हो जाएगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके हर जगह का इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन भी मूव करना स्टार्ट कर देगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन भी मूव करना स्टार्ट कर देगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन भी मूव करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ का मतलब ये डायरेक्शन तो पॉजिटिव चार्ज का होगा, प्रोटॉन मूव करना स्टार्ट कर देगा। सो सब जगह का जो है चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ही मूव करना स्टार्ट कर देगा तो यहाँ पर भी करंट हो जाएगा, यहाँ पर भी करंट हो जाएगा, यहाँ पर भी करंट हो जाएगा, यहाँ पर भी करंट हो जाएगा। कंसिक्वेंटली आप कह सकते हो कि करंट का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा उस केस में, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर सकते हैं। तो करंट का स्पीड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड होता है, बट इलेक्ट्रॉन जो है अपने मोशन में, अपने वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट करता है। ओके, सो ये बात याद रखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट की स्पीड में अंतर होता है। करंट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड से ट्रेवल करेगा और चार्ज कैरियर जो है अपनी स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड एज्यूम किया जाता है, उससे ट्रेवल करेगा। एंड ड्रिफ्ट स्पीड करंट डेंसिटी का क्या रिलेशनशिप होता है, ड्रिफ्ट स्पीड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशनशिप होता है, करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशनशिप है, ये सब आप याद रखेंगे। चलिए ठीक है बच्चे, अब इसमें दो चीजें और डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे किरचॉफ्स लूप रूल, और उसके बाद कॉम्बिनेशन पे आएंगे और बहुत सारी चीजें देखेंगे। तो हम बात कर लेते हैं बैटरी का। बैटरी, ओके, तो बैटरी क्या करता है, किसी भी सर्किट में, किसी भी मोबाइल जो है बैटरी से चलता है, टॉय जो है बैटरी से चलता है, आजकल व्हीकल भी बैटरी से चलेगा। तो बैटरी और रजिस्टर की बात करें और कनेक्टिंग वायर की बात करें, तीनों का साथ, कनेक्टिंग वायर और ये बैटरी। तो बैटरी का काम क्या होता है,
सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना, सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। तो सिर्फ इतना आसान है करना कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है, उसके अलावा क्या कर सकता है ये? बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस किस बेसिस पे क्या काम करके ये मेंटेन करता है? कुछ तो काम करेगा ना मेंटेन करने के लिए। तो क्या काम करता है मेंटेन करने के लिए? तो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होते रहता है या चार्ज स्टोर रहेगा पहले से। तो ये क्या करता है, केमिकल रिएक्शन के होता है जिससे बैटरी के अंदर एनर्जी जनरेट होता है। और वो एनर्जी क्या करेगा, वो एनर्जी किस तरह से यूज करेगा ये बैटरी? तो उस एनर्जी का यूज करता है, मान लो कि ये जो है रजिस्टर, रजिस्टर का काम क्या होता है? रजिस्टर को हम लोड भी पढ़ते, रजिस्टर को लोड भी पढ़ते। ओके, तो रजिस्टर का काम क्या होता है? रजिस्टर का काम क्या है? रजिस्टर का काम यह है कि एनर्जी को कंज्यूम करना। जो फैन है या बल्ब है या फ्रिज है, टीवी है, मोबाइल है, ये सब क्या करता है? रजिस्टर की तरफ देख सकते हैं, ये लोड है, ये क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है। तो मान लो कि कोई चार्ज जो है, ये चार्ज जो है इसके जो है सर्किट में कंडक्टर के अंदर चार्ज है, तो ये चार्ज जो है यहां से एक्सेलरेट हुआ, फिर यहां गया, फिर इसको कंप्लीट करेगा सर्किट को, तो ऐसा कहा जाता है कि सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। तो बेसिकली जो है ये बैटरी क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। अगर मान लो कि एक बार चार्ज यहां से जाके यहां तक स्टॉप हो गया, तो क्या ऐसा यहां से जाके यहां तक रह गया, तो फिर क्या आगे करंट फ्लो करेगा? नहीं, वही चार्ज अगेन सर्कुलेट करता है, वही चार्ज क्या होगा? अगेन सर्कुलेट करता रहता है, अगेन सर्कुलेट करता रहता है। ठीक है, सो बेसिकली बैटरी क्या करता है? बैटरी का दो टर्मिनल समझो, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। सो यहां से चार्ज गया, इसके पास एनर्जी था, ये एनर्जी जैसे टोल टैक्स लगता है, आप एक सिटी से दूसरे सिटी में जाते हो तो टोल पे पैसे देने पड़ते हैं, तो वैसे ही रजिस्टर को क्रॉस करेगा, रजिस्टर को क्रॉस करेगा तो क्या करेगा? ये अपनी एनर्जी लूज करेगा, इसकी एनर्जी को छीन लेगा, किडनैप कर एक्सटॉर्शन कर लेगा ये रजिस्टर। ओके, सो रजिस्टर इसकी एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा, फिर इसके पास एनर्जी बचेगा ही नहीं, ये कंगाल हो जाएगा। ये कंगाल होके कहां पहुंचेगा? कैसे भी मरते गिरते पड़ते यहाँ पर पहुंच गया बैटरी के पास। अब बैटरी देखा इसकी हालत खराब, इसका उसके पास कुछ भी एनर्जी नहीं है, तो फिर ये जो भी है इंजेक्शन दे के इसको खाना पानी पिला के फिर तंदुरुस्त कर देगा। ये क्या होगा? ये निगेटिव प्लेट पे पहुंचा, फिर चार्ज यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो बैटरी के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, बैटरी के अंदर देखेंगे तो ये लोअर पोटेंशियल पे होता है और ये हायर पोटेंशियल पे होता है। तो बैटरी के अंदर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा होता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बैटरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बैटरी। सो अब ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मूव करेगा? अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मूव करेगा? तो इसको बैटरी खींचता है। बैटरी क्या करता है? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे इस चार्ज को, लो एनर्जी चार्ज को खींचता है और खींच के एनर्जाइज कर देता है। यहाँ पर आता है कंगाल बना रहता है और यहाँ पे इसको खूब सारा एनर्जी अगेन बैटरी दे देता है, फिर से ये शेर बन गया, तो फिर से ये शेर बन गया, फिर घूमने लगता है इधर उधर जाके, फिर घूमते घूमते यहाँ पे पहुंच गया, फिर से इसका एनर्जी क्या होता है? छीन लेता है रजिस्टर, और फिर से ये कंगाल बन गया, फिर से ये यहाँ पे आ गया, फिर गिरते पड़ते मरते कैसे भी ये यहाँ पे पहुंच जाता है। फिर से अगेन क्या करेगा? इसको खींच के बैटरी इधर ले जाएगा, एनर्जाइज कर देगा इस चार्ज को, फिर से ये जाएगा एकदम से शेर बन के दहाड़ते हुए, फिर यहाँ पे रजिस्टर इसको मार पीट के इसका एनर्जी छीन के इसको भगा के पहुंचा देगा यहाँ पे। तो बैटरी का काम बेसिकली सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना तो होता ही है, बेसिकली वो क्या करता है? जो सर्कुलेटिंग चार्ज होता है उसको एनर्जी प्रोवाइड करना, और उसी एनर्जी को चार्ज जो है रजिस्टर और लोड व्हाटएवर भी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसको जाके देता है। ओके, तो ये समझ गए बैटरी का काम क्या होता है। बेसिक
work of battery is to energize the circulating charge in the circuit. Okay, so याद रखेंगे battery does work on charge, circulating charge. और energizes circulating चार्ज। तो बैटरी का काम यही है कि सर्कुलेटिंग चार्ज को एनर्जाइज करना, और रेजिस्टर का काम क्या है? कंज्यूम एनर्जी। इसका काम क्या है? एनर्जी को कंज्यूम करना। और कनेक्टिंग वायर की बात करेंगे तो ये क्या होता है? मीडियम टू ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस हम एज्यूम करते हैं कि 0 होता है। कनेक्टिंग वायर कुछ भी हम आइडियली, हालांकि प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ उसमें रेजिस्टेंस होगा, बट ऐसा एज्यूम किया जाता है कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस जो होगा 0 होगा। सो रेजिस्टेंस 0 होगा तो अगर मान लो कनेक्टिंग वायर में करंट आई है और ये 2 पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है और इसका रेजिस्टेंस जो है वायर का वो क्या है? 0 है। तो यहाँ पे पोटेंशियल VA और यहाँ पे पोटेंशियल VB, तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB को V बोल देते हैं, तो V इक्वल टू IR होता है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR वायर लिखेंगे तो I तो है कुछ भी, लेकिन R जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? V इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि VA माइनस VB इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि VA इक्वल टू VB। मतलब कनेक्टिंग वायर जो होता है वो क्या होता है? इक्विपोटेंशियल बॉडी होता है। तो ये अगर यहां से यहां तक कनेक्टिंग वायर है तो जो पोटेंशियल, ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे ध्यान रखेंगे, हर जगह ये अप्लाई होगा। कनेक्टिंग वायर या कंडक्टिंग वायर जो होता है सर्किट का वायर, वो क्या होगा? इक्विपोटेंशियल होता है। वो उसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो पोटेंशियल यहाँ पर होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे, 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 वही पोटेंशियल यहाँ पे। तो अगर ये 5 वोल्ट पे है तो इसका भी पोटेंशियल 5 वोल्ट होगा। अगर ये -2 वोल्ट पे है, ये निगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल -2 वोल्ट होगा। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 7 वोल्ट है, तो इसके क्रॉस भी 5 और -2 का डिफरेंस 7 वोल्ट हो जाएगा। ओके, तो ये याद रखेंगे कनेक्टिंग वायर के ईच एंड एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा सेम होगा। हर जगह पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। इस तरह से देखो, रेजिस्टेंस वायर का एज्यूम किया जाता है 0। अगर मान लो कि 2 पॉइंट है A और B और वायर से करंट फ्लो कर रहा है I, तो V इक्वल टू IR लिखेंगे। V क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज VA माइनस VB। सो V इक्वल टू IR होगा। और देखो R वायर तो 0 है, तो इसका मतलब V 0 है। पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट पे 0 है, बट करंट है वहां पे, तो इसका मतलब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम ही होगा। इसका मतलब वायर जो होता है इक्विपोटेंशियल बॉडी होगा, उसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, बट कनेक्टिंग वायर के किसी 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, 0 होगा। अगर ये -2 वोल्ट पे, तो ये पॉइंट भी -2 वोल्ट, 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 ये पॉइंट भी -2 वोल्ट। ओके, सो बच्चे यहाँ तक समझ गए, बेसिक्स जो थे हमारे हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे
किरचॉफ्स लॉ और उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेजर पोर्शन होता है, और उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमारे 4 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर जाएगा 2-3। सो उसको आप बिल्कुल अच्छे से देखोगे, ये जो अभी बताया गया फर्स्ट पोर्शन उसको अच्छे से देख लोगे। इस पे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन आपको सेंड कर दिया जाएगा। चलिए, सो आज का ये वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के थ्रू। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।